नमस्कार। हम लोग इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरह से बिना रक्त की एक बूंद बहाए बिना इंग्लैंड के अंदर राजगद्दी के अंदर परिवर्तन हो गया था और क्रांति के परिणाम स्वरूप कई सालों से चले आ रहे स्टुअर्ट राजाओं और संसद के झगड़े का अंत हो गया था। जेम्स द्वितीय के देश इंग्लैंड को छोड़कर भाग जाने पर उसके स्थान पर देश के कानूनों के अनुसार चलने की प्रतीक्षा करके विलियम और मैरी ने जो सिंहासन ग्रहण किया था। और इस संघर्ष के अंदर हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है उसकी विजय हुई थी। इस गौरवपूर्ण क्रांति के जो परिणाम हुए थे वो इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठ हैं। आइए हम इन पृष्ठों को पलटते हैं और देखते हैं कि इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति है उसके क्या क्या परिणाम निकले थे। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला था वो था कि निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति। यहाँ इस क्रांति ने इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र का अंत कर दिया था और अब कोई भी शासक है वो स्वेच्छाचारितापूर्वक है ना जो बिना संसद की अनुमति के शासन नहीं कर सकता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से राजा के जो दैवीय अधिकार का जो सिद्धांत था उसका यहाँ पर अंत हो जाता है और अब राजा जब तक भली भांति शासन करता रहे तब तक वह सिंहासन पर बैठा रह सकता था। लेकिन अगर वो है ना जो स्वेच्छाचारी होता था तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको गद्दी से हटाने का पूर्ण अधिकार संसद को प्रजा के द्वारा मिल गया था। तो इस तरह से अब राजा है वो जनमत की उपेक्षा है वो नहीं कर सकता था। अब राजा को संसद के सहयोग से ही शासन चलाना था। अगला जो हम देखते हैं परिणाम वो है अधिकारों की घोषणा पत्र। इसको हम देखते हैं कि इस तरह से देखते हैं कि संसद ने प्रजा के अधिकारों की रक्षा के लिए कई सारे संवैधानिक सुधार किए थे। इसके अंदर जो सबसे पहला था वो था अधिकारों का घोषणा पत्र यानी कि बिल ऑफ राइट्स। इस अधिकार पत्र को है ना जो विलियम और मैरी है उसने है ना जो स्वीकार किया था और इससे ना जो कह सकते हैं कि इस घोषणा पत्र के हिसाब से भावी राजाओं से यह आशा की गई थी कि वो जनता की इच्छाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। अब उनको जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को भंग करने का या फिर बाद में स्थगित करने का अधिकार नहीं रहा था। इसी तरह से वो जो राजा थे वो संसद की स्वीकृति के बिना जनता पर कोई भी कर नहीं लगा सकते थे। इसी तरह से एक राजा है वो संसद के चुनाव में अब आगे से हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इसी तरह से जो राजा के डिस्पेंसिंग और जो सस्पेंडिंग जो अधिकार थे वो भी समाप्त कर दिए गए थे। और जो राजा होता था वो हाई कमीशन जैसे न्यायालय को भी स्थापित नहीं कर सकता था। जैसा कि आपको पता है कि जो हाई कमीशन जैसे न्यायालय होते थे वो मन मर्जी के तरीके से जो जनताओं को दंडित करते रहते थे। तो यहाँ पर ऐसे जो हाई कमीशन जैसे न्यायालय है वो स्थापित करने का जो अधिकार था वो राजाओं से ले लिया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो घोषणा पत्र है वो अंग्रेजों की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण प्रलेख है जो समझा जाता है। और इस घोषणा पत्र द्वारा निरंकुश राजतंत्र का अंत होकर एक संवैधानिक राजतंत्र का जन्म है वो इंग्लैंड के अंदर होता है। आगे जो देखते हैं इन्हीं है जो है जो अधिनियमों की तरह संवैधानिक जो विकास हो रहे थे उसमें आता है त्रैवार्षिक अधिनियम। त्रैवार्षिक अधिनियम के अंदर हम देखते हैं कि 1694 में संसद ने यह अधिनियम पारित किया था। तो इसके अनुसार हम जो संसद का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का निर्धारित किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा पिछले लंबे वर्षों से काफ़ी अवधि तक चलने वाली जो संसद की जो बैठकें थी वो समाप्त कर दी गई थी। यानी कि अब कोई भी सम्राट है अपनी समर्थक संसद को निर्धारित समय से अधिक काल तक बनाए नहीं रख सकता था। यानी कि अब संसद का कार्यकाल है 3 वर्ष के बाद में पुनः है ना जो संसद के चुनाव हैं वो होने थे और बहुमत के जो में दल होता था उसी के जो सहयोग से राजा को शासन करना पड़ता था। इसके बाद में जो हम अगला है ना जो देखते हैं परिणाम वो है उत्तराधिकार निर्णायक अधिनियम। यहाँ पर जो 1701 के अंदर है जो पारित हुआ जो उत्तराधिकार निर्णायक अधिनियम था उसका मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड के सिंहासन के उत्तराधिकार का निर्णय करना था। क्योंकि यहाँ पर है जो ये था कि है जो कोई भी है ना जो कैथोलिक है वो अब
इंग्लैंड का शासक नहीं बन सकता था। यानी कि ना जो शासक को ना जो किसी भी जो भी शासक होता था उसको गद्दी पर बैठने के लिए शासक बनने से पहले उसको आरंभ के अंदर एंग्लिकन चर्च है उसके प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास प्रकट करनी होती थी, और साथ साथ में उसको ये भी विश्वास दिलाना होता था कि उसका कैथोलिक चर्च से है जो कोई भी संबंध नहीं है। तो इस बिल से है जो क्या होता था कि है ना जो मतलब एक तरह से ये निश्चित हो गया कि है ना जो संसद है उसकी सहमति से ही ना जो शासक बन सकता है, और उसका है ना जो प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी होना बहुत ज़रूरी है। अगला जो हम देखते हैं वो है संसदात्मक ने जो सरकार की स्थापना। यहाँ पर है ना जो हम देखते हैं कि जो द्विदलीय प्रणाली है, यानी कि इंग्लैंड के अंदर जो टोरी और विग है ना जो जो दो दल हैं उसका गठन चार्ल्स द्वितीय के समय ही हो गया था। लेकिन इसके जो कार्य हैं और जो किस तरह से है जो मतलब इसका राजनीतिक चरित्र है वो विलियम तृतीय के समय के अंदर है जो स्पष्ट हुआ था। और विलियम ने विग दल जिसका कि संसद में बहुमत था उसकी सहायता से है जो पहले तो शासन कार्य किया था, और जब विग दल की हार हो गई थी तो टोरी दल से है जो मंत्री लिए गए थे। तो इस प्रक्रिया से क्या है कि जो इंग्लैंड के अंदर कैबिनेट व्यवस्था है उसका प्रारंभ हुआ था, और अब राजा को है जो संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल की सहायता से ही शासन चलाना अनिवार्य हो गया था। अगला जो परिणाम हम देखते हैं वो है राजद्रोह द्रोह है ना जो अधिनियम 1606 ईस्वी। यहाँ पर हम है ना जो इसको हम देखते हैं कि जो सेना थी उसको अनुशासित करने के लिए अगर कोई भी है ना जो सैनिक है या कोई सैनिक टुकड़ी है अगर वो है ना जो अपराध करते थे अब तो उन अपराधियों के लिए कोर्ट मार्शल की सज़ा का है ना जो की सज़ा है ना जो निर्धारित की गई। और इस अधिनियम के द्वारा है ना जो राजाओं को भी अब है ना जो निजी सेना है वो रखने की अनुमति है ना जो नहीं दी गई थी, और अगर कोई राजा है वो अगर अपनी निजी सेना है ना जो मतलब है ना जो रखना चाहता था तो उसको जो संसद की अनुमति लेना अब अनिवार्य हो गया था। तो इस तरह से ना जो ये अधिनियम है इसने भी ना जो हम कह सकते हैं कि सैन्य शासन है उसको ने जो कमज़ोर किया था और जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है प्रजातंत्र को मजबूत किया था। अगला जो परिणाम हम देखते हैं वो है एंग्लिकन चर्च का वर्चस्व। यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जेम्स द्वितीय था उसने ने जो कैथोलिक समर्थन है जो नीति को ने जो अपनाकर इंग्लैंड की जो प्रोटेस्टेंट जनता थी उसको काफ़ी ने जो नाराज़ कर दिया था। तो यहाँ पर अब है ना जो इस शानदार क्रांति ने एंग्लिकन चर्च की श्रेष्ठता को स्थापित किया था, और अब है ना जो इस बिल के द्वारा इंग्लैंड के अंदर कैथोलिक चर्च की पुनः स्थापना की संभावना है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त है वो हो गई थी। अगला परिणाम देखते हैं कि राजा को प्रजा को है ना जो अधिकारों की प्राप्ति, ये जो हेडिंग है वो गलत टाइप हो गई है। तो राजा को अधिकारों की प्राप्ति नहीं है, ये प्रजा को अधिकारों की प्राप्ति है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन है जो कर लीजिएगा। नीचे मैंने ना जो क्लियर भी कर रखा है, तो प्रजा को अधिकारों की प्राप्ति है ना। तो यहाँ पर जो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि जो प्रजा है वो क्रांति से पहले ना जो स्वेच्छाचारी जो शासक थे उन्होंने जनता को किसी भी प्रकार का जो किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दे रखे थे। लेकिन इस शानदार क्रांति के परिणाम स्वरूप है ना जो प्रजा को है ना जो प्रेस की और भाषण की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो है ना जो प्राप्त हुई थी। इसी तरह से ना जो सहिष्णुता अधिनियम है ना जो आया था बाद में, उसके द्वारा ना जो कैथोलिकों को अतिरिक्त यानी कि जो कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे उनको छोड़ दें, उनके अलावा है ना जो अतिरिक्त और सभी है ना जो लोगों को है ना जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो दी गई थी। और इसी तरह से ना जो पहले जहाँ पर है जो न्याय व्यवस्था के अंदर कुछ वर्ग विशेषों को विशेषाधिकार दिए गए थे उसके स्थान पर अब निष्पक्ष न्याय व्यवस्था है वो स्थापित की गई थी, यानी कि जो न्याय के समक्ष सभी लोग समान थे। अगला जो हम देखते हैं वो संसद की सर्वोच्चता की स्थापना। यहाँ पर हम ये तो पूरी तरह से ना जो स्पष्ट हो जाता है कि राजा है
उसको है ना जो मतलब है ना जो शपथ लेनी होती थी कि उसमें उल्लेखित होता था कि वो देश में प्रचलित नियमों और पार्लियामेंट द्वारा पारित कानूनों के अनुसार ही राज्य करेगा। तो इस तरह से ना जो ये स्पष्ट हो गया था कि जो एक है ना जो सम्राट और संसद के बीच में जो प्रजा के अधिकारों की रक्षा के लिए एक लंबा जो संघर्ष चला था, उसके अंदर है जो सारी की सारी जो है ना जो पहले जो राजा को है ना जो शक्तियाँ मिल रखी थी, चाहे वो है ना जो कानून बनाने की शक्ति थी, कानून को भंग करने की शक्ति थी, वो अब राजा से है ना जो मतलब है ना जो स्थानांतरित होकर संसद के अंदर है ना जो ये सारी की सारी शक्तियाँ हैं वो समाहित हो गई थी। इसी तरह से ना जो देश का जो धन है वो किस तरह से ना जो खर्च होगा, उसके लिए भी ना जो उसके वो जो देश के धन था उसके ऊपर भी ना जो संसद का नियंत्रण हो गया। अब है ना जो राजा है वो मनमाने तरीके से है ना जो धन को व्यय नहीं कर सकता था, तो कर लगाने का अधिकार है या फिर जो लोकहितकारी है जो योजनाएं बनाने का अधिकार है, वो सारा का सारा संसद को मिल गया था। तो इसमें ना जो संसद की सर्वोच्चता की स्थापना इसके बाद में हो जाती है। और अंत में हम देखते हैं कि क्रांति का अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा था। हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि 1688 की जो ये रक्तहीन या शानदार क्रांति थी, उसका ना जो निरंकुशता से पीड़ित जो अन्य देश थे, जो निरंकुश राजाओं के जो शासन से पीड़ित थे, उन देशों की अनेक देशों की जो जनता थी उनको है ना जो मतलब है ना जो उसकी जनता को इस है ना जो व्यवस्था ने या इंग्लैंड की जो ये शानदार क्रांति है ना उसको है ना जो प्रभावित किया था। हम देखते हैं कि फ्रांस की जनता को भी इसने प्रेरणा दी थी, और जो 1789 के अंदर जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके ऊपर है ना जो इस जो शानदार क्रांति है उसका प्रभाव है वो निश्चित रूप से है ना जो पड़ा था। इसी तरह से आगे जाकर जो अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके अंदर भी है ना जो इंग्लैंड की शानदार क्रांति है उसका है ना जो उसके विचारों का प्रभाव है वो पड़ा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस क्रांति का है ना जो व्यापक प्रभाव है वो ना सिर्फ है ना जो इंग्लैंड के ऊपर बल्कि है ना जो अन्य है ना जो दुनिया के अन्य देश हैं उसके ऊपर भी व्यापक रूप से है ना जो प्रभाव पड़ा था। और है ना जो इससे है ना जो हम कह सकते हैं कि राजा और है ना जो संसद के बीच का जो संघर्ष है वो समाप्त हो गया था। और है जो अब ये अधिक स्पष्ट हो गया था कि जो भी है जो राजगद्दी का अधिकारी है ना जो होगा वो संसद के नियमानुसार ही होगा, और सम्राट है वो केवल संवैधानिक शासक होगा। धन्यवाद।